नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुप्रभात, सभी को सुबह की राम राम। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। भारत में एक कहावत कही जाती है, अब दुनिया में कही जाती है कि नहीं कही जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में एक कहावत कही जाती है कि जो अपने मूल से हट गया या जो अपनी जड़ों से कट गया उसका विनाश निश्चित है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई पेड़। यही हाल हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे के पिता की बनाई हुई पार्टी को जिस तरीके से धूल में मिटाने का काम किया या उनकी साख को जिस तरीके से धूल में मिटाने का काम किया, यह काम तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी नहीं किया, जो किया उद्धव ठाकरे ने। और उद्धव ठाकरे ने सब किया किस लिए? उद्धव ठाकरे का एकमात्र मंत्र था कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। पा भी गए, उसमें सफल भी रहे। और सफलता मिली कैसे? विचारधारा के विपरीत जाकर के। इस पूरे बीच की कड़ी में जो सबसे बड़ा रिंग मास्टर था, उस व्यक्ति का नाम था शरद पवार। शरद पवार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके से तैयार किया कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता आने में यह बहुत सहायक सिद्ध होंगे, फ्यूचर में जाकर के, भविष्य में जाकर के। उसकी वानगी अब देखने को मिल गई है। उद्धव ठाकरे चले गए, आप लोगों को पता है, मुख्यमंत्री भी बन गए। पार्टी में बगावत हो गई शिवसेना में, क्योंकि शिवसेना की जो फॉर्मिंग है, शिवसेना जिस तरीके से फॉर्म की गई थी, बाला साहब ने फॉर्म किया था, उसकी नियति यह नहीं थी कि वो एनसीपी के साथ, एनसीपी तो छोड़ दो, कांग्रेस के साथ जाकर के वो सरकार बनाए। बाला साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन गए किसके कहने पे गए? अपने बेटे आदित्य ठाकरे के कहने पे गए और संजय राउत के कहने पे गए। ये संजय राउत जो है वो राहुल गांधी के आजकल बहुत करीबी बने हुए हैं शिवसेना की तरफ से। लेकिन इन लोगों ने पूरी तरीके से मटिया मेट कर दिया, पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। एक बात और बताता हूं, कोई इस बात को कभी सर्च करिएगा, कभी इस पे एनालिसिस करिएगा कि शिवसेना बाला साहब ने बनाई क्यों थी। चूंकि मुंबई कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है देश की। मुंबई में कांग्रेस ने इतने मुस्लिम गिरोह पैदा कर दिए थे, स्मगलिंग से लेकर के, माफिया डॉन से लेकर के, फिल्मों से लेकर के, हर जगह। चूंकि कांग्रेस ही थी, केंद्र में भी रहती थी और राज्य में भी रहती थी। हिंदू पहली बार वहां डरने लगे थे 80s 90s में। तब बाला साहब ने शिवसेना बनाई थी। शिवसेना नाम रखने के पीछे भी यही मकसद था। हालांकि बीच में कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट आए जब उत्तर भारतीयों को भगाया जाने लगा और बहुत सारी चीजें करने लगे, क्योंकि उसमें एक अपराध का भी बहुत बड़ा रोल था और बाकी जो राज्यों को लेकर के जो प्रॉब्लम्स थी उस पे थी। फिर कभी उस पर बात करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद किसको रोकने के लिए? जो कांग्रेस की मुस्लिम परस्ती थी उसको रोकने के लिए शिवसेना नाम का संगठन बनाया, शिवसेना नाम की पार्टी बनाई बाला साहब ने। और आज उद्धव ठाकरे उन्हीं के यहां गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया सीएम बनने के लिए तो मैं भाजपा छोड़ करके आया, मेरी पार्टी टूट गई और आप लोग इस चुनाव में मुझे एज ए सीएम प्रोजेक्ट कर ही नहीं रहे हो। इसके लिए जो बन पड़ता था वह उद्धव ठाकरे ने किया। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की, शरद पवार ने मिलने से मना कर दिया, शरद पवार ने फिर इस मुद्दे पे बात करने से मना कर दिया। शरद पवार का सार्वजनिक बयान आया कि भैया चुनाव के बाद जिसकी जैसी सीट रहेगी उसके हिसाब से मुख्यमंत्री तय होगा। उद्धव ठाकरे को लगा कि शरद पवार नहीं मानेंगे, तो दिल्ली भागे भागे आए अपने बेटे के साथ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात की। वहां पर भी बात नहीं बनी। उसके बाद सार्वजनिक मंचों से इनके नेता बोलने लगे कि उद्धव ठाकरे बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, दिस दैट, इनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो सफलता मिलेगी। शरद पवार ने पिछले बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया साफ साफ कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। उसके बाद नाना पटोले जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस बात को कह दिया। तो उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे, इस बात को आप मेरे नोट कर लीजिएगा, कभी नहीं बनेंगे।
अगर ये लोग सत्ता में भी वापस आते तब भी नहीं बनेंगे, क्योंकि एनसीपी ने और कांग्रेस ने इतनी जड़ें खोद दी हैं इनकी, उद्धव ठाकरे की, कि अधिक सीट इनकी आ ही नहीं सकती। इसीलिए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे कह रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं, कम सीट आएगी ज्यादा सीट आएगी, इस पे मुख्यमंत्री का चेहरा तय होना ही नहीं था और ना इस पे मुख्यमंत्री का चेहरा तय होना चाहिए। जबकि शरद पवार जो कह रहे हैं उनसे इधर उनकी बेटी सुप्रिया सुले दूसरी बात कह रही है। सुप्रिया सुले कह रही है कि नहीं, उद्धव ठाकरे ठीक कह रहे हैं। यही होती है पॉलिटिक्स, और इस पॉलिटिक्स को उद्धव ठाकरे नहीं समझ पाए। उद्धव ठाकरे तो यहां तक नहीं समझ पाए कि उनके विधायक क्या चाहते हैं। यही कारण रहा कि एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में। संबल जो है वो शिवसेना का एकनाथ शिंदे के पास है, पार्टी का जो नाम है वो भी एकनाथ शिंदे के पास है। हालांकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चुनाव आयोग, दुनिया भर की चीजें चल रही, लेकिन मेन मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात जानते हैं क्या है? मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी की सांगली में एक रैली हुई और सांगली की रैली में उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पार्टी का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं कि मजा क्या है इसमें। और अखबार वाले लिख रहे हैं कि उद्धव नाराज हैं इसलिए नहीं गए। नहीं नहीं भैया, राहुल गांधी ने कैटेगोरिकली कह दिया कि किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है ना, आना है तो आए, नहीं आना तो मत आए। ये जाएंगे कहां? भाजपा वालों ने मना कर दिया, वो तो लेंगे नहीं, इनके पास कोई विकल्प नहीं, अकेले चुनाव लड़ने की इनकी हैसियत नहीं है, तो ये जाएंगे कहीं नहीं। इसलिए पूरी तरीके से कब्जे में है, पूरी तरीके से गिरफ्त में है। और इस ये जो बात हुई, ये जो चीजें हुई, उसके बाद शिवसेना के सुर भी बदले। तो जो अखबारों ने छापा है थोड़ा उस पर भी डिटेल में चर्चा करते हैं। राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंचे उद्धव ठाकरे, सीएम फेस पर बड़ी खींचतान के बीच झटका। ठीक, जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी वह किसी बड़े कांग्रेसी नेता से नहीं मिलेंगे। बात क्या है? उद्धव ठाकरे ने क्यों बनाई राहुल गांधी से दूरी? कुछ नहीं करेंगे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस शरद पवार के सामने उद्धव ठाकरे ने किया सरेंडर, संजय राउत के भी बदले सुर। क्या सुर बदल गए उस पर भी चर्चा करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अड़े उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के सामने सरेंडर कर दिया है। हाथ जोड़ लिए, दंडवत हो गए भैया। पार्टी ने मान लिया है कि सीएम मामले में कांग्रेस और शरद पवार उनकी नहीं सुनने वाली है, इसलिए उन्होंने सुर बदल दिया। उद्धव ठाकरे के प्रमुख प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का फैसला लिया जाएगा। पार्टी के युवा नेता, अच्छा युवा नेता नहीं है, पुत्र हैं उनके, और पुत्र वैसे भी युवा नेता बन जाता है ना। ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री के बाबत महाविकास अघाड़ी के घटक दल मिलकर समय पर निर्णय लेंगे। अरे भाई, जब समय पर निर्णय था, शरद पवार ने बहुत पहले कह दिया था, तो इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे थे रोज डेली? जानते हैं क्या है? विकल्पहीन बना करके छोड़ा है शरद पवार ने और कांग्रेस ने, विकल्पहीन। और ये आखिरी चुनाव है उद्धव ठाकरे का, इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म। जानते हैं क्या है? उद्धव ठाकरे क्यों कह रहे थे सीएम बनाना है? इसके पीछे की एक पॉलिटिकल बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि उद्धव ठाकरे जब अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे तो यही कहते थे, देखिए इतने साल तक हम लोग बीजेपी के साथ रहे, कभी हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना, और हम लोग देखिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ आए, तुरंत मुख्यमंत्री बन गए, यहाँ पे हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री हो गया। और जब अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री रहता है तो क्या बात। यही सब करके जो 2024 का चुनाव था, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, सबका कॉकटेल बना करके जीत ली। और निश्चित तौर पे एनसीपी भी टूटी थी, शिवसेना भी टूटी थी, तो इसको लेकर के थोड़ा स्थानीय लोकल्स में बीजेपी के विरोध जनमानस था। एक प्रचार एक तरफ था, एक जनमानस था, और इसको पहले से ही सब लोग भांप कर चल रहे थे। हम लोग भी एनालिसिस में बताते थे इस बात को। अब उद्धव ठाकरे के पास वह भी ऑप्शन नहीं बचा कि वो अपने कार्यकर्ताओं से कह सके कि देखो हम लोग जीतेंगे और अगली बार हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सबने हमारी घोषणा कर दी है, इसलिए एकजुट होकर के चुनाव लड़ो। तो यह और बुरी गति होने वाली है, और इस बुरी गति में फायदा किसको होगा? शरद पवार को होगा? नहीं नहीं, इस बुरी गति में फायदा होगा कांग्रेस को। याद रखिएगा, जब लोकसभा चुनाव होना था तो उद्धव ठाकरे ने अपने इसी ताकत का प्रयोग करते हुए सर्वाधिक सीटें ली, लेकिन सबसे कम स्ट्राइक रेट रहा विपक्ष की तरफ से जीतने में। जबकि एनसीपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा रहा,
उन्होंने कम सीटों पे चुनाव लड़ा, ज्यादा सीटें जीती। कांग्रेस की पोजीशन उद्धव ठाकरे से बेहतर रही। तो उद्धव ठाकरे और इन दोनों लोगों ने, इन लोगों ने पूरी तरीके से इनकी औकात नाप दी है कि ये इनकी औकात है क्या, और इनको उसी औकात में रहना चाहिए। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2-3 बातें। उद्धव ठाकरे के सपने पर क्या फिर गया पानी? शरद पवार के बाद अब नाना पटोले ने भी दिया झटका। नाना पटोले ने सीधे सीधे मांग को खारिज करते हुए कहा कि शरद पवार जी जो कह रहे हैं वह उचित है, महाविकास अघाड़ी के तौर पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, किसी इंडिविजुअल के चेहरे को आगे करके नहीं लड़ा जाएगा। अच्छा, एक बात फिर से दोहरा देता हूं, इसी शिवसेना के साथ गठबंधन के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहने के बाद, पार्टी में महाविकास अघाड़ी में रहने के बाद, आरएसएस को लेकर के राहुल गांधी ने, हिंदुत्व को लेकर के राहुल गांधी ने, वीर सावरकर को लेकर के राहुल गांधी ने भरे मंच से महाराष्ट्र के अंदर गालियां दी हैं। चलिए, आरएसएस की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है कहते हैं राहुल गांधी, चलिए हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, तो क्या शिवसेना भी सहमत नहीं है? जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसकी बात मैं कह रहा हूं, या वीर सावरकर के आइडियोलॉजी से भी सहमत नहीं है? क्योंकि शिवसेना और बाला साहब ठाकरे या हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, उसी पॉलिटिक्स की रोटी खा रहे हैं उद्धव ठाकरे। इस पे विचार करना चाहिए। अब पूरे महाराष्ट्र के लोगों को इस पे विचार करना चाहिए अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। राहुल गांधी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, बार बार आइडियोलॉजी की बात करते हैं। कौन सी आइडियोलॉजी? हिंदुत्व को खत्म करना, आरएसएस को खत्म करना, वीर सावरकर को गाली देना है? जिन्होंने शिवाजी को कभी राजा तक नहीं माना, राजा तक नहीं माना, इतिहास की पुस्तकों में इन लोगों ने वामपंथियों से क्या क्या नहीं लिखवाया शिवाजी के बारे में, उल्टा सीधा। क्योंकि शिवाजी हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुत्व पदशाही की बात करते थे, उन्होंने उसको स्थापित किया था, इसलिए उनकी बात नहीं करते। मुसलमान नाराज हो जाएंगे ना, उससे वोट नहीं मिलेगा। ये औरंगजेब की कब्र पे जाकर के फूल चढ़ाने वाले लोग हैं, और इनको अचानक से शिवाजी की याद आने लगी। मतलब अद्भुत चीजें चल रही हैं। देखिएगा आप, वोट लेना है ना, वोट लेने के बाद कौन पूछता है? खैर, एक चीज और मैं बताता हूं आपको। तो जिस चीज के लिए गए उद्धव ठाकरे, उधर पूरी आइडियोलॉजी को चेंज करके गए, इधर पार्टी टूटी और उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने से इनको इनकार कर दिया कि भैया तुम्हारा नाम घोषित नहीं होगा, इस बात को मान लो अभी से। तो घाटा किसका हुआ? जानते किसका घाटा हुआ? एग्जैक्ट मैं बताता हूं। ये उद्धव ठाकरे का घाटा नहीं है, ये हिंदुत्व का घाटा है, ये सनातन का घाटा है, ये बाला साहब की वो आइडियोलॉजी का घाटा है जिसकी वजह से उन्होंने शिवसेना बनाई थी। समझिएगा, कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? अब कांग्रेस से उम्मीद तो नहीं कर सकता ना हिंदू। वोट देते हैं लोग, बरगलाने में आकर के कुल लोगों को सेकुलरिज्म और पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर उनको दिखाई देते हैं। ये सेकुलरिज्म का पार्ट बांग्लादेश में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। वहां पे भी 1,35,00,000 हिंदू रहते हैं। किसी ने बोला क्या उनके लिए? एनसीपी का कोई बयान आया क्या उनके लिए? एक लाइन बोल तो सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। राहुल गांधी ने बयान दिया क्या? नहीं, राहुल गांधी तो उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं। और यहां पे क्या डपली बजाई जाती है? गंगा जमुना तहजीब है तो फलानवा तहजीब है। गंगा हमारी, जमुना हमारी, तहजीब कहां से आ गई? और गंगा जमुना तहजीब की अगर बात होती तो आज वो बांग्लादेश नहीं होता, उधर पाकिस्तान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की मांग करने वाले चले गए। साहबानो केस में जो फैसला दिया कांग्रेस ने, संसद के द्वारा जो मैसेज दिया इस देश को, उसको भी आप जानते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो मैसेज दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जो मैसेज दिया, राम मंदिर को लेकर के जो कहा, 370 को लेकर के जो कहा, ये सब कुछ नॉन फैक्ट है ना। ये कुछ मैं अनोखी चीज थोड़ी ना बता रहा हूं कि जो लोगों को पता नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कांग्रेस वोट पाती है। और कांग्रेस 99 जो सीटें पाई हैं उसमें हिंदुओं का ही वोट है। कांग्रेस जहां सत्ता में है वो हिंदुओं के वोट से ही है। तो आप विचार करिएगा कि आपके लिए जो बोल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, करना छोड़ दीजिए, आपके खिलाफ ही सब कुछ किया है, आप उस पर किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं? ठीक, यहां तो बहुत सारे लोग मोदी से पूछ रहे थे, तुमको वोट दिया था इसके लिए।
अरे भैया, कांग्रेस को किसके लिए वोट दिए थे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाने के लिए वोट दिए थे। अब मोदी से कह रहे हो तुमको हटाने के लिए दिए, तुम हटा नहीं रहे हो, इसलिए जिसने बनाया उसको फिर से 2 4 5 कानून बनाने के लिए वोट दे देंगे हम। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू कभी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो पाया। जिस दिन पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हिंदू तो वीर सावरकर, शिवाजी या किसी भी हमारे आइडियल के बारे में कुछ बोल सके। तो ये करेक्ट होने का समय है पॉलिटिकली। दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उससे अगर नहीं आप सीखते हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता। फिर से मैं बात दोहरा देता हूं, जो अपनी मूल से, अपने आइडियोलॉजी से, अपने अपने जड़ से कट गया, उसकी इज्जत कहीं नहीं होगी। और इसकी वानगी अगर देखनी है तो आप देख लीजिए महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है उसमें शरद पवार की स्थिति, उद्धव ठाकरे की स्थिति को लेकर के। और भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मूल और जड़ का कितना बड़ा महत्व होता है। जो लोग पाकिस्तान की मांग करने वाले थे वो भारत में रह गए, बड़े बड़े नेता हो गए। लेकिन जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए उनको आज तक पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिलती, आज तक। इस बात को जान लीजिएगा आप। वो बात अलग है कि कुछ पंजाबी वहां कब्जा किए हुए हैं, क्यों नहीं मिलती है? मूल से, जड़ से जो कटा उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। तो आप सभी लोग जुड़े, होप एनालिसिस से फैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत रोचक होने जा रहा है महाराष्ट्र का चुनाव, देखते हैं क्या क्या चीजें और निकल करके आती हैं। अगर आपको एनालिसिस फैक्ट पसंद आया तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।